चैप्टर 4 की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। हमने जैसे अकाउंट्स में सीखा था लेजर चैप्टर नंबर 9। सर जर्नल में क्या होता है कि एक ही रजिस्टर के अंदर हम सारे के सारे ट्रांजैक्शंस लिख देते हैं, लेकिन उससे कोई इन्फॉर्मेशन निकल नहीं पाएगी। जैसे आप अगर एक रजिस्टर के अंदर ही अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ लिखते रहो तो एट द एंड कुछ रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो तरीका तभी बैठेगा जब एक ही रजिस्टर के अंदर एक ही आइटम लिखी हो, तभी लेजर का कॉन्सेप्ट आया कि राम की साइड ट्रांजैक्शन राम के लेजर में, शाम की ट्रांजैक्शन शाम के लेजर में, रेंट का रेंट में, कैश का कैश। सर राम का जनरल अलग ही बना सकते हैं ऐसे, राम का जनरल वो लेजर ही तो हो जाएगा फिर। ऐसे लेजर का तो फॉर्मेट अलग होता है, जनरल का अलग होता है। ठीक है यस सर। सर इसमें सर जैसे तो जनरल तो जनरल का कॉन्सेप्ट क्यों आया? देखो कि एक साथ में 100 रजिस्टर मेंटेन नहीं कर सकता, है ना। ट्रांजैक्शन जो हो रही है मैं एक साथ 100 ट्रांजैक्शन मेंटेन नहीं कर सकता, इसलिए तो कॉन्सेप्ट आया जर्नल का कि एक रजिस्टर में लूं और 60 ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लूं, उसके बाद जो चीज जहां की हमारे में। सर लेजर में भी था ऐसे होता है, लेजर में समय हर एक घंटे लेजर होता है, सेल्स रिटर्न चेकिंग हैंडल एक सिस्टम नाम होता है। हां मैं भी तो ये कह रहा हूं। सर लेजर और फिर जनरल में डिफरेंस क्या रहा? चलो एक बात एग्जांपल देता हूं छोटा सा। जैसे मेरी दुकान है, मान लीजिए काउंटर रखा हुआ है, तो मैंने सप्लायर से सामान मंगाया और सप्लायर जो है वो टेंपो में सामान लेकर के आया, और वो टेंपो से पहले काउंटर पे रखेगा सारा सामान और बिल देगा, चला जाएगा, और हम काउंटर पे से एक एक आइटम वहीं रखेंगे जहाँ की वो है। सपोज पेन को पेन के ड्रॉअर में, पेंसिल को पेंसिल के ड्रॉअर में, इस तरीके से। तो काउंटर पे रखना हो गया जर्नल, पहला काम, सारी चीजें एक जगह पे रख देना। सेकंड काम हुआ जो चीज जहाँ की उसे मारना, वो लेजर हो गया। अब जर्नल को कैसे हटा दें बताओ? अब मैं टेंपो वाले को बोलूँ कि भाई काउंटर पर मत रखो, पेंसिल उठा करके सीधा पेंसिल के ड्रॉअर में रखो, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है ना। मतलब पहले ही बार में सारा काम उसी जगह पर रखना ये पॉसिबल नहीं है। एग्जांपल जब मैं इकोनॉमिक्स पर आता हूँ, सर हम सर्वे करने के लिए जा रहे हैं, तो सर्वे में हमने सपोज 10 क्वेश्चन पूछे घर पे जाकर के, एजुकेशन पूछी, एज पूछी, इनकम पूछी, वगैरह वगैरह। अब मुझे क्या करना चाहिए कि हर चीज का सेपरेट रजिस्टर होना चाहिए। भाई एक रजिस्टर में सबकी इनकम लिखी हो, एक रजिस्टर में सबकी एजुकेशन लिखी हो, लेकिन मैं एक साथ 6 रजिस्टर लेके नहीं घूम, 10 रजिस्टर लेके नहीं घूम सकता, है ना। मैं एक रजिस्टर लेके घूमूंगा, सारी चीज नोट कर लूंगा, फिर उसकी मैं सॉर्टिंग करूंगा कि इनकम को इनकम वाले रजिस्टर में और एजुकेशन को एजुकेशन रजिस्टर में, इस तरीके से। तो अब इस चैप्टर के अंदर सीख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हमने डेटा जो कलेक्ट कर लिया है, अभी तो हमने कलेक्शन सीखा कि डेटा कलेक्ट कैसे करना, लोगों से लेना कैसे डेटा। अब क्या सीख रहे हैं, उस डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करें, जो चीज जहां की है उसको वहां कैसे रखें। अब ये चीज सीख रहे हैं। फर्स्ट पैरा रीड कर लेंगे जी एक बार 63 पेज पर। लंप ऑफ क्ले क्या होता है? क्ले गोला क्ले का तो शेप बनेगा। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें लिखा हुआ है कि समझ लो जो डेटा हमने लिया है, रजिस्टर पे लिख ली, वो कच्ची मिट्टी है, अभी तो कोई शेप नहीं है, कोई उसकी कोई यूज नहीं है। उसको जब हम शेप देंगे तब उसका कोई यूज बनेगा। डन जी, पढ़ लिया। तो अब एक दिया हुआ है कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन, यहाँ बता रखा क्लासिफिकेशन क्या चीज है। जो एग्जांपल दिया आपको कि सर मैं सर्वे में 10 क्वेश्चन पूछ करके आया हूँ, तो हर चीज को अलग रजिस्टर में मेंटेन करना है, वरना रॉ डेटा का कुछ बेनिफिट नहीं, कुछ मतलब नहीं है उसका। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम सेंसस में निकालते हैं पॉपुलेशन कितनी है, डेथ रेट कितना है, बर्थ रेट कितना है, मेल फीमेल कितने हैं, सेक्स रेशियो कितनी है, ये सब जो रेशियो में कैसे निकालेंगे। जैसे हम पहले सबको डेटा लेकर के आ गए रजिस्टर के अंदर, फिर हम एक रजिस्टर ऐसा रजिस्टर बनाएंगे जिसमें मेल और फीमेल लिखेंगे, उस पर्पज से हो गया वो। एजुकेशन लिखेंगे, लिटरेट इलिटरेट, और लिटरेट है तो कहाँ तक, है ना, ये सब मेंशन करेंगे। तो ये सब मेंशन करते जाएंगे हर जगह पर।
ताकि आगे हमें काम हो। क्लासिफिकेशन वही है कि डेटा लेने के बाद हम उस सही जगह को सही चीज़ पर रखना। रीड करने के बाद ये बता रहा है आपकी सर कॉर्नर क्या होता है? हाँ जी कॉर्नर क्या होता है? नाम है ऑथर का। अच्छा। रिजेंबल करना मतलब उसको जैसे रिजेंबल नहीं करता, ये मान लीजिए कोई जैसे कोई हीरो का लुक लाइक है तो उसको रिजेंबल कर रहा। सर एक बार ब्लू वाला हाईलाइट एक बार ये मतलब समझाओ एक बार। अब पिछले बेसिक क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स एक्चुअली और नोशनली। मतलब एक्चुअली तो जो है उसी की तरफ से, नोशनली का मतलब हम एक अंदाजे पर लगा रहे हैं। जैसे हमने सैंपलिंग वाली करी हुई है कि इस एरिया के अंदर एक घर का सैंपल कर लिया, बाकी सभी हुई होंगे। एक्चुअली ये नोशनल बेस पर। इन ग्रुप्स और क्लासेस, ग्रुप क्लासेस में किसी भी बात सकते हैं। ग्रुप मतलब कि हमने 50 अलग 50 अलग कैसे ऐसे कर लिया, या क्लासेस में हम क्लास कोई कर सकते हैं, एजुकेशन की, एज ग्रुप की, मेल फीमेल की, अकॉर्डिंग टू देयर रिजेंबलेंस एंड एफिनिटीज। बस जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है उससे रिलेटेड है। मतलब जैसे सारे मेल एक तरफ, सारे फीमेल एक तरफ, ये सारे रिलेटेड एक तरफ, सारे इलेटेड एक तरफ। एंड गिव्स एक्सप्रेशन टू द यूनिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स। सारी चीज एक ही है, यूनिटी सिंगल, दैट मे एग्जिस्ट अमंग द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। क्योंकि सारे इंडिविजुअल बहुत डाइवर्सिफाइंग है। मतलब एक घर में सब सेम की एजुकेशन नहीं होगी, सबकी सेम एज नहीं होगी, और मेल फीमेल भी होंगे, तो सब डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो हम उसको एक क्लास के अंदर डाल रहे हैं ताकि यूनिटी रहे उस पर्टिकुलर क्लास की। जैसे एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर मान लो मेल लिटरेट है, सारे मेल होंगे, सारे लिटरेट होंगे, ठीक है, ऐसी क्लास बना दी हमने, सो यूनिटी रहेगी, सब सेम रहेंगे उसके अंदर। नहीं जी, ऑब्जेक्टिव्स पर आ रहे हैं कि क्लासिफिकेशन क्यों कर रहा है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका। पहला है कि ब्रीफ हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, सारी चीज़ एक ही जगह पर लिखी होंगी। यूटिलिटी, उसका कोई यूज होगा, क्योंकि वरना सारे इकट्ठा डेटा का कोई यूज नहीं होगा। एग्जांपल फिर अकाउंट्स में लूँ, उसी में जनरल में एक सब कुछ लिखा हुआ है। अब बॉस पूछता प्रॉफिट कितना हुआ तो उसको रजिस्टर थोड़ी दूंगा मैं, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, देख लो। प्रॉफिट कैलकुलेट ही नहीं हो पाएगा। तो मैं तरीके से लिखूंगा, सारे रेवेन्यू का अलग खाता होगा, सारे एक्सपेंस का अलग खाता होगा, मैं कंपेयर करूंगा तो प्रॉफिट आ रहा है। सर प्रॉफिट तो अपने आप ही कर जाता है अपना वो तो कंप्यूटर में निकलता है ना। हाँ तो जनरल नाम होता है, जनरलिटीज लिखनी होती है कंप्यूटर में, बाकी तो अपने आप हो जाता है। लेकिन यहाँ कंप्यूटर नहीं है। यहाँ आगे है कि डिस्टिंक्टिवनेस, मतलब सब हर एक क्लास डिफरेंट रहेगी, अलग रहेगी। कंपेरेबिलिटी, हम कंपेयर कर सकते हैं लास्ट ईयर से इस साल को, या एक सिटी से दूसरी सिटी को कंपेयर कर सकते हैं। साइंटिफिक अरेंजमेंट, लॉजिक से करेंगे हम, ऐसे कि हम जैसे मर्जी कर दिया, कोई लॉजिकल बेस पर हम उनको अलग अलग क्लास में कैटेगराइज करेंगे। अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, जो डेटा हम सॉर्ट कर देंगे वो प्रॉपर मतलब अट्रैक्टिव लगेगा, और इफेक्टिव मतलब काम को यूज का लगेगा। जैसे हमारी सब टेस्ट रिपोर्ट होती है, ब्लड टेस्ट हमने कराया था, वो भी अगर एक पैराग्राफ में लिख देंगे सब कुछ, ये चीज़ ये चीज़, तो समझ में कम आएगा पैराग्राफ में। अट्रैक्टिव फॉर्म में लिखाओ, टेबुलर फॉर्म में लिखाओ कि ये वाला जो है आइटम, ये इतना स्कोर है आपका, इतना स्कोर होना चाहिए, तो मतलब समझ इफेक्टिव भी रहेगा और अट्रैक्टिव भी रहेगा।
रीड कर लीजिए फटाफट से। सर फर्स्ट और सिक्स में तो सेम ही होगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट और सिक्स तो सेम ही है। सिंपल और एट्रैक्टिव मतलब दोनों सिंपल मतलब समझने में अंडरस्टैंडिंग करेंगे कितने में सुंदर लगेगा देखने में डेटा। आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन। जब हम क्लासिफाई कर रहे हो तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। कॉम्प्रहेंसिवनेस मतलब कि बहुत ज्यादा डिटेल्ड में ना हो, कोई चीज छूटे ना। क्लैरिटी मतलब इस तरीके से लिखाओ कि हर पर्सन को समझ में आ जाए। रिपोर्टिंग इस तरीके से हो कि हर पर्सन को, हर एक टाइप के पर्सन को, लिटरेट हो, एजेड हो या माइनर हो, सबको समझ में आ जाए। होमोजेनिटी जो सेम क्लास के पर्सन सबके सब सेम होने चाहिए। मतलब मेल लिटरेट के तो सबके सब मेल के तो लिटरेट और उसका अंदर ही तो होमोजेनियस हो, सेम क्लास के अंदर। सूटेबिलिटी जो चीज जानना चाहता है पर्सन उसको समझ में आए, उसके नीड को सूट करे। हमारी इंफॉर्मेशन, हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो उसकी नीड सेटिस्फाई करे। एग्जांपल फिर ले रहा हूँ मैं लेजर से। जब सर मैंने कैश का लेजर बनाया उसमें लास्ट में 3 लाख रुपए थे तो कैश 3 लाख रुपए यूटिलिटी यूज हो गया उस चीज का। Fifth one is stability. A particular kind of investigation should be based on the same set of classification. This should not change with each investigation. Stable रहे मतलब मैंने सपोज 10 घर का सर्वे कर लिया, 10 क्वेश्चन पूछे और हमने हर आइटम को अलग रजिस्टर में रखा हुआ। अब जब अगले 10 घरों का सर्वे करेंगे उसमें भी सेम काम करें, अलग अलग ना करें। पढ़ा था मैंने 11th अकाउंटेंसी पढ़ा था, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है चैप्टर 3 में। कि अगर हमने कोई मेथड एक बार फॉलो कर लिया उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहें, बार बार चेंज ना करें। ये भी इसी कह रहा है जब तो क्लासिफिकेशन का अपना तरीका सोच लिया उसको स्टेबल रखो, चेंज मत करो बार बार। इलास्टिक देखो यहाँ से थोड़ा सा उल्टा कह रहे हैं कि सर हम बिल्कुल बंद ना जाए। अगर हमने कोई मान लीजिए हमने कोई तरीका सोच लिया इस तरीके से हम बांटेंगे, मेल अलग, फीमेल अलग, रिलेटेड अलग, सही सब सोच लिया और वैसे ही मेंटेन करना ही पिछला पॉइंट कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर हमें बहुत नीड लगे कि हमारा जो डेटा जो हमने क्लासिफिकेशन करी है वो गलत तरीके से करी, इसमें एक और हेड होना चाहिए या एक एक्स्ट्रा बन गया उसकी यूज नहीं, उसको हटा देना चाहिए, तो वो हम कर सकें। हमारे इतनी कंफर्ट जोन होना चाहिए, थोड़ा बहुत इलास्टिक होना चाहिए, मतलब चेंज के लायक होना चाहिए, इतना इलास्टिक ही हो। रीड कर लीजिए एक बार। यानी आप अपना डेटा खुद अपने बेस पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हाँ, अब हमें ऑर्गेनाइज कैसे करना वो सिखाया जा रहा है चैप्टर के अंदर। सर तो फोर्थ पॉइंट और समझाते हैं। सूटेबिलिटी मतलब जब हम क्लासिफाई करें तो हमारे पर्पस को सूट करे, जो चीज इंफॉर्मेशन निकले वो सूटेबल हो। मतलब कोई ऐसी जैसे हम इंफॉर्मेशन निकाले आ रही है वो कुछ काम की नहीं है। फॉर एग्जांपल कि मेल बिलो मेल हो, माइनर हो और लिटरेट इलिटरेट, सपोज उसकी नीड नहीं है किसी को तो वो क्लासिफाई नहीं करना फिर हम।
डन। नेक्स्ट है जी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफाई किस बेस पर कर रहे हैं भाई। दो क्लासिफिकेशन कितने मतलब देखो टॉपिक का मतलब समझो कि अगर मैं कुछ लोगों कुछ डेटा को डिवाइड कर रहा हूँ अलग अलग, तो मैं डिवाइड करने के बहुत तरीके हैं किस बेसिस पर। मान लो मैं आप चारों को कैटेगराइज करना चाहूँ तो ये कर सकता हूँ कि भाई मेल फीमेल की कैटेगरी में बांट सकता हूँ, या फिर मैं कैटेगरी ऐसा कर सकता हूँ कि रेजिडेंस मतलब विद इन 1 किलोमीटर जो रहता है और आउट ऑफ 1 किलोमीटर जो रहता है ऐसे कैटेगराइज कर सकता हूँ। और 10th के स्कोर के बेस पे कैटेगराइज कर सकता हूँ कि बिलो 80% वाले, अबव 80% वाले, अबव 90% वाले, ऐसा कैटेगराइज कर सकता हूँ। कास्ट के हिसाब से कैटेगराइज कर सकता हूँ। तो ऐसे कैटेगराइजेशन बहुत तरीके से हो सकती है। तो यहाँ पे सिखाया जा रहा है कैटेगरी कितने तरीके से हो सकती है। पहला है ज्योग्राफिकल, मतलब कि एरिया के हिसाब से। तो डेटा हमने कलेक्ट करा तो दिल्ली का अलग, यूपी का अलग, अलग अलग स्टेट्स का अलग। पहले वाला वैसे किसी फैमिली ने डाटा देने से मना कर दिया कि हम डाटा नहीं दें तो क्या होगा, उनको तो केस होगा। नहीं, हर इंसान फ्री है, डेटा नहीं देना चाहता नहीं दे सकता, कोई बात नहीं। मतलब वो कंपलसरी है डाटा देना। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कंपलसरी, फ्री है हर पर्सन। कोई नहीं इन्फॉर्मेशन नहीं चाहता अपने घर की ना दे। सर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी से है तो गवर्नमेंट अथॉरिटी से ही तो आएगा, प्राइवेट क्यों आएगा? नहीं, जैसे कोई सैंपल कलेक्ट कर रहा है अपनी कंपनी के लिए, उससे कोई देखो 99.9% केसेस में तो प्राइवेट कंपनी जो है ना वो गवर्नमेंट से ही डेटा ले लेती है। अगर सैम्पलिंग करने के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता प्राइवेट कंपनी के लिए, तो इतना बड़ा एरिया कवर करे, इतनी कॉस्टली नहीं बैठती है, क्योंकि उनको कंपटीशन देखना पड़ता है। मतलब मार्केट में और कंपटीशन में होते हैं, फिर वो कलेक्ट करें तो बाकी भी आएंगे, तो इसी काम करते रह जाएंगे, है ना। तो गवर्नमेंट वाले ही आते हैं और इंसान बिल्कुल फ्री है, ना जाना चाहेगा। सेकंड पॉइंट करता है जी क्रोनोलॉजिकल। पढ़ा था हमने बड़ी क्रोनोलॉजिकल अकाउंट्स में भी कि जो इवेंट से पहले अपन होगा उससे पहले रिकॉर्ड करेंगे, मतलब टाइम के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे, जो पहले होगा उससे पहले, जो बाद में होगा उससे बाद। तो डेटा हम कैटेगराइज कर रहे हैं ईयर वाइज, 2000 का, 2002 का, 2003 का अलग। रीड कर लीजिए क्रोनोलॉजिकल। डन जी। थर्ड है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। यहाँ से देखिए जी, अगेन क्वालिटी के हिसाब से हम क्लासिफाई करेंगे। क्वालिटी कैसे हो सकती है सर? लिटरेट, इलिटरेट, स्किल्ड, अनस्किल्ड, मतलब कोई क्वालिटी किसी में है, कोई क्वालिटी किसी में नहीं है, इस हिसाब से हम बाइफरकेट करना चाहें उस बेस पे कर सकते हैं। ये हुआ क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव पढ़ लीजिए और सिंपल वाला पढ़ लीजिए इसके अंदर। इसमें डाइकोटॉमी क्या है? हाँ जी, इसमें डाइकोटॉमी क्या है? सिंपल इसी को ये तो टर्म दे रखा है इसको कि हम मतलब उनको सेपरेट करें क्वालिटी के हिसाब से, और इसमें दो ही बेसिस हो, एक में क्वालिटी, एक में क्वालिटी नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट को तो ये टर्म दे रखी है।
समझिए पढ़ लिया सबने। इसमें दूसरा है जी मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। मैनीफोल्ड क्या है? अगेन ये मल्टीपल क्लासिफिकेशन है। कैसे कि जैसे अभी हमने सर देखा कि भाई दो कैटेगरी हो सकती है, तो क्वालिटी सामने वाले में है या नहीं। एक तुम देखिए जैसे एडुकेटेड अनएडुकेटेड, मेल फीमेल। अब देखो कैसे कैटेगरीज कर रहे हैं कि सर दो कैटेगरी करने के बाद फर्दर कैटेगरी की जा सकती है। जैसे कि लेबर की ना पेमेंट की 3 कैटेगरी होती है। एक तो होता है सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, स्किल्ड। फैक्ट्री में जो पेमेंट मिलती है लेबर्स को उस हिसाब से मिलती है। अनस्किल्ड मतलब बिल्कुल फ्रेश वर्कर है, जिसे कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल जीरो, उसकी पेमेंट उस हिसाब से होगी, काम उसको हिसाब से दिया जाएगा। धीरे धीरे काम सीख लेगा तो पेमेंट बढ़ती जाएगी। स्किल्ड एक्सपीरियंस है, पूरा परफेक्ट तरीके से काम आता है। फैक्ट्री में जो ओनर है उससे पहले काम करवा के देख लेता है, काम उसको अच्छे से आता है, उसकी सैलरी उस हिसाब से। सेमी स्किल्ड मतलब थोड़ा बहुत काम आता है, बिल्कुल जीरो भी नहीं लेकिन बहुत परफेक्शन भी नहीं है, उसको सेमी स्किल्ड कहते हैं। एवरेज हो गया। एवरेज तो मैथमेटिकली ही इस्तेमाल की जाती है कि बीच का चीज निकालना। ठीक है जी। इसमें भी लोग कैटेगरी कर सकते हैं फर्दर कि लिटरेट है या इलिटरेट है। ऐसी फर्दर कैटेगरी कर सकते हैं। स्किल्ड में क्या होगा, लिटरेट और इलिटरेट में स्किल्ड मतलब काम अच्छे से आता है, हमारी शर्ट की फैक्ट्री तो शर्ट बनाई बहुत अच्छे से आती, पढ़ा लिखा नहीं या पढ़ा लिखा है ना। इसमें भी सेट सेम। ठीक है जी। इसमें फर्दर कैटेगरी कर सकते हैं सर ये गांव से या शहर से, रूरल अलग अर्बन अलग, ऐसे फर्दर कैटेगरी कर सकते हैं। तो मतलब जहां पर कैटेगरी करने के बाद फर्दर कैटेगरी की जा सके, अगर ऐसा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है तो ये मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। रीड कर लें एक बार। पढ़ लिया जी। नेक्स्ट है जी क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। सर हम कैसे बांट रहे हैं, जैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनकम के हिसाब से। तो जिनकी इनकम 10,000 पर मंथ सैलरी से, जिनकी मंथली इनकम 10,000 रुपए से कम है वो अलग कैटेगरी में, जिसकी 10 से 20,000 की इनकम है वो अलग कैटेगरी में, 20 से 30 की इनकम है वो अलग कैटेगरी में। हम मतलब न्यूमेरिकल वे में हम क्लासिफाई कर सकते हैं लोगों को। तो न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन हो गया। रीड कर लें। सर अप्रोक्स भी आ सकती है। अप्रोक्स जैसे कि जैसे एक सिटी है उसमें 1 करोड़ रहते हैं, ये कंफर्म वैल्यू। एक सिटी है उसमें 1 करोड़ अप्रोक्स रहते हैं, अप्रोक्स 1 करोड़ लोग रहते हैं, तो वो उसमें लोग इसमें क्वांटिटी में आएगी, वो न्यूमेरिकल में आ सकती है। क्लासिफाई करा कहाँ आपने? क्लासिफाई तो करो, किस बेस पे क्लासिफाई करो। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन। ये डेटा मैंने ले लिया, मैं उसको किस बेस पे बांटूं ये पढ़ना है ना अभी। तो अभी कह सकते हो कि सर जो है इनकम सामने वाला बिजनेस कर रहा है, उसको अपनी एग्जैक्ट इनकम नहीं पता। कोई सैलरी वाले को पता होती है एग्जैक्ट सैलरी कितनी मिलती है, बिजनेस वाले को एग्जैक्ट नहीं पता होता, तो वो अप्रॉक्स बताता है। तो वो ले सकते हैं, हाँ जी ले सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन नहीं कुछ और। ये मिनिमम भी ले सकते हैं, मिनिमम उसको कितनी मिलती है। मतलब भाई मिनिमम तो शॉर्ट नहीं कर सकते ना, तो मिनिमम भी क्यों नहीं, भाई एवरेज लेंगे। मान लीजिए दुकानदार है, वो महीने के 50 भी कमाता है, सीजन है तो 1 लाख भी कमा लेता है,
कोई 60-70 भी कमाता है, कोई फिक्स ही नहीं। तो हम एक अंदाजे से ले सकते हैं कि कोई रफली उन्होंने साल की डेली पूछ ली, उसका डिवाइड बाय 4 वैल्यू कर लिया, ऐसे निकाल लिया। नेक्स्ट है जी कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। देखो वेरिएबल वर्ड का मीनिंग कैसे निकला? VARY, वेरी मीन्स चेंज। जैसे मान लीजिए आपने कहा था कि मैं सुबह 2 घंटे पढ़ूंगा और आपने मतलब नहीं पढ़ाई करी, तो आपको कहा जाएगा आप अपने बात से वेरी कर रहे हो। वेरी करना मतलब चेंज होना। वेरिएबल वर्ड कब इस्तेमाल करते हैं? जो चेंज होने लायक, एबल टू वेरी। मैथमेटिक्स में भी इस्तेमाल करते हैं हम ये वर्ड, ये वेरिएबल है ना। एक कांस्टेंट वर्ड्स में जो फिक्स रहता है, कांस्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में 2 वेरिएबल है, x और y, क्योंकि इसकी जगह कुछ भी वैल्यू आ सकती है। इट कैन बी एनीथिंग, या चेंज हो सकता है उस वेरिएबल का। 2 तो 2 ही रहेगा, 3 तो 3 रहेगा, 0 तो 0। तो ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है। तो वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या चीज है? जो चेंज हो सकता है। ठीक है। पहले वेरिएबल वाला पैराग्राफ पढ़ लो, ये वाला पेज पर। तो आप उसकी 2 कैटेगरी। जी सर लाइन कौन सा स्कूल था? ये लाइन का कौन सा वाला? जो लाइन कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। तो वही जो A characteristic or a phenomena, कोई कॉन्सेप्ट which is capable of being measured, उसको मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, and changes its value, अपनी वैल्यू बदल सकता है टाइम के हिसाब से। तो आपका वेरिएबल कांस्टेंट होता है। वेरिएबल कांस्टेंट होता है, मैंने बोला था 2 और 3 कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होंगे। x और y कुछ भी हो सकते हैं, तो ये वेरिएबल होंगे। देखिए 2 टाइप के वेरिएबल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जो ना कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल टेंपरेचर होता है, वो लगातार बढ़ रहा होता है या लगातार घट रहा होता है, तो कॉन्टिन्यूअस वाला चेंज होता है। डिस्क्रीट तो एक टाइम के बाद चेंज आता है। फॉर एग्जांपल एक क्लास के अंदर मान लीजिए 20 स्टूडेंट है स्कूल के अंदर, तो कुछ दिन 20 रहे, फिर एडमिशन एक बच्चे का हो गया, फिर 21 हो गए। मतलब कॉन्टिन्यूअस चेंज नहीं आ रहा है। चेंज उसमें भी आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस चेंज नहीं आ रहा है। 20 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, 2 स्टूडेंट एडमिशन हटवा लिया वहां से, तो 18 रह गए। हमारे पास कॉन्टिन्यूअस में लगातार चेंज आ रहा है और डिस्क्रीट में लगातार नहीं आता। एक बात। दूसरी बात, इसमें डेसिमल में हो सकता है चेंज, इसमें डेसिमल में चेंज नहीं हो सकता, है ना। 20 होगा, 20 के बाद 21 होगा, 20.5 नहीं होगा इसमें। और इसमें कॉन्टिन्यूअस चेंज आता रहता है, तो डेसिमल में भी हो सकता है। कॉन्टिन्यूअस वाला जैसे टेंपरेचर है, तो डेसिमल में भी हो सकता है। ठीक है, रीड कर लीजिए एक बार।
हेडिंग हेडिंग भर रहे हो क्या? पढ़े जी आगे। रॉ डेटा दिया हुआ है जी। जैसे कोई गुड्स बनाने के लिए जो हम खरीद कर लाते हैं उसे रॉ मटेरियल कहते हैं। रॉ की मीनिंग होता है कच्चा, मेटल को माल कहते हैं। तो रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल जो खरीद करके लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्कर बनाने की फैक्ट्री है तो प्लास्टिक का दाना और इंक ये हो गया रॉ मटेरियल। इसको मशीनरी में डालेंगे और क्या प्रोसेस करेंगे तो ये मार्कर बनेगा। अब हम स्टैटिस्टिक्स में कैसे रॉ मटेरियल को यूज करना है, रॉ मटेरियल क्यों बोल रहे हैं? जैसे जो हमने डेटा कलेक्ट कर लिया सर्वे करके वो हमारे कच्चा माल है अभी, मतलब उसको नोट्स एक तरह से वो इनपुट है तो रॉ मटेरियल आए एक तरह से हमको। अब इसको प्रोसेस करेंगे आगे तो जाके कोई आउटपुट निकलेगा, मतलब एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकलेगी हमारे लिए। आउटपुट हमारे लिए फिनिश गुड्स जो है वो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है और इनपुट जो है वो सर्वे डेटा लिया है। तो डेटा को प्रोसेस करके हमें फिर आगे पहुंचना है। तो बताया जा रहा पहले कि रॉ डेटा क्या है। रॉ डेटा ये है कि हमने सर्वे करके लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली अपने पास, उसको अभी तक कोई क्लासीफाई नहीं करा, लिटेड इलिटेड में या किसी तरीके से कोई क्लासीफाई नहीं करा, उसे बोल रहे हैं हम रॉ डेटा, जो भी सिर्फ कलेक्ट करके रखा हुआ है, एक रजिस्टर में लिखा हुआ है। आगे उसका सीक्वेंस कि कैसे क्लासीफाई करना है वो सीखने मिलेगा। पढ़ लीजिए रॉ डेटा। जनरल का डेटा भी रॉ डेटा है। हाँ, रॉ डेटा मींस हमने रिकॉर्ड तो कर लिया बट इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा अभी, उसे मीनिंगफुली बांटना। मीनिंग से नरेशन से इंटर निकल ही सकता है। क्या चीज? नरेशन लिखने से जनरल की लास्ट में देखो आपको मैं पूरा एक लिस्ट भर के दे देता हूँ हमारे जर्नल का, पूरी सारी ट्रांजैक्शन लिखी हुई है। आप एक चीज निकाल के दिखा दो उसमें से कि कैश कितना है मेरे पास या राम से कितने पैसे लेने हैं और इसके से या पूरे सेल्स कितनी है। हाँ जी, इसके से लेजर बनाना पड़ेगा। लेजर तो वही जनरल इन्फॉर्मेशन लिखी है ना, ये तो सिखा बस एक दिन की तो निकल जाएगी, वो एक साल की निकल सकती है। इनकी तो इन्फॉर्मेशन कुछ है नहीं ना। भाई राम से पेट्रोल कितना पैसा लेना है मुझे कि जानना, उसको कॉल करके पैसे मंगाने हैं। मैं थोड़ा एक दिन का लेजर देखूंगा या जर्नल देखूंगा, जितना माल खरीदा हुआ उसने अब तक, क्या 2 महीने पहले हो, क्या 4 महीने पहले का हो, कुछ पैसे दिए होंगे, उसने कुछ माल वापस किया होगा, सब पैसा आप लगा करके निकलेगा ना पैसा, वो लेजर से निकलेगा। सर डायरेक्ट लेजर भी नहीं बना रहे थे, जनरल की बनाते हैं। ये तो कहानी सुनाई थी काउंटर की, क्या रिकॉर्डिंग दोबारा देखना चाहिए। पढ़िए और डेटा पढ़िए। सर क्रूड का मतलब कच्चे के साथ। हाँ, क्रूड ऑयल कहते हैं कच्चा तेल। शिवम बिना बोले पड़े। सर सीरीज भी पढ़नी है। हाँ जी, सीरीज भी पढ़नी है। नहीं पॉइंट नंबर 4 नहीं पढ़ना आपको। अच्छा सीजर पढ़ना है। हाँ